नंबर 4। सर थोड़ा कैमरा से राइट साइड करो ना। हाँ, कैमरा का एडजस्टमेंट हो रहा है, वो हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। बट बहुत सारे बुक में इस चैप्टर का नाम लिखा रहता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। याद करो 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के बाद एक चैप्टर था जिसका नाम था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। याद आ रहा है? यस सर। तो कैसे सिखाया गया था उसमें? देखो पूरे चैप्टर में करते क्या थे, मैग्नेटिक इफेक्ट देखते थे इलेक्ट्रिक करंट का। मतलब करंट कंडक्टर में जाता था तो उस टाइम वो मैग्नेट बन जाता था, उसी का मैग्नेटिक बिहेवियर देखते थे। अब सोचो करंट मतलब क्या? चार्ज। करंट मतलब क्या? चार्ज। तो इसी का दूसरा नाम ये भी हो सकता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मतलब मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, बट किसके फॉर्म में देख रहे हैं? तो आंसर इन द फॉर्म ऑफ चार्ज देख रहे हैं। यस और नो बच्चे? एग्जैक्टली 10th में जब सीखते थे ना तो ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट आए थे। ऑर्स्टेड, OERSTED। याद करो थोड़ा सा। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था, वो कुछ गंदी सी एक्सपेरिमेंट कोई कर रहे थे जिसमें एक नेकेड वायर था और उसके आजू बाजू ना मैग्नेटिक नीडल्स रखे हुए थे। जैसे वायर में करंट गया ना तो देखा इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। जो ये मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था, जैसे ही इस वायर में करंट उन्होंने भेजा तो पता चला डिफ्लेक्शन हुआ। तो पता चला कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कंडक्टर में जैसे करंट गया तो एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो किया, बिकॉज किसी मैग्नेट पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। तो उसी टाइम में सबसे पहला कंसेप्ट आया था कि ठीक है, परमानेंट मैग्नेट अलग चीज है, टेम्पररी मैग्नेट जैसे भी कुछ चीजें होती है, वो ऑर्स्टेड के थ्रू पहली बार डिस्कवर हुआ था। मतलब पहली बार पता चला था। ऐसा ही था ना? ऐसा ही था। एग्जैक्टली ये दोनों चैप्टर का मीनिंग सेम है, चाहे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म हो या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो। अब ये बताओ, ये चैप्टर, किसी का माइक ऑन रह गया है तो माइक को म्यूट करो। अब ये बताओ, ये चैप्टर मैं थोड़ा स्टोरी से स्टार्ट करूं या डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाऊं? स्टोरी से आ जाए तो ठीक है। थोड़ा सा फील दिलाने के लिए ना कि एग्जैक्टली मैग्नेट कहां से आया। जैसे चार्ज के अबाउट ना मैं बहुत सारा भाषण दिया था। चार्ज से 3 चैप्टर आ गए थे। पहला चैप्टर वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स वाला। किसी ने कुछ बोला? किसी ने कुछ बोला क्या? हाँ ठीक है। चार्ज के अबाउट देख लिया, अभी मैग्नेट के अबाउट थोड़ा आते हैं। तो देखो मैग्नेट के अबाउट ना अलग अलग स्टोरी आती है। एक तो सेफर्ड वाली आती है, जो भेड़ चराता था, उसके गॉड से मिला था पहली बार। वैसे बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज हैं मैग्नेट से रिलेटेड, जिससे पता चलता है कि मैग्नेट एग्जैक्टली कैसे हमारे एग्जिस्टेंस में आया। सही पता है ना? तो मैग्नेट बहुत सालों से सारे कंट्री वाले यूज करते थे, मतलब जितने भी कंट्री थी सभी यूज करते थे, बट एग्जैक्टली उसका नामकरण एक प्रॉपर्ली नहीं हुआ था। इंडिया में मेरे को ध्यान नहीं है एग्जैक्टली कि एक टेंपल था, तुम लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो। आई थिंक भुवनेश्वर में या साउथ में केरल में कहीं था। वो पूरा का पूरा ना कैसे उसका ये था कि बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर के बेसमेंट में ना जितने ये हीरे या गोल्ड वगैरह जो भी था, ये डायमंड एंड गोल्ड के बहुत सारे ना, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट उसका रखा गया था उसके बेसमेंट में। और वहां पे प्रथा क्या थी कि उस मंदिर के एग्जैक्टली सेंटर में, मतलब मंदिर का पूरा पार्ट था, मंदिर का सीलिंग था एंड बेस था, उसके बीच में एक स्टोन था, एक पत्थर जैसा कुछ था जो कि हैंगिंग मोड में था। हैंगिंग मोड में कैसा
कि लाइक ऐसा कुछ रहा था उसका स्ट्रक्चर, और स्टोन ऐसा कुछ था। वो स्टोन बिल्कुल हैंगिंग पोजीशन में था, मतलब उसका कांटेक्ट ना ही नीचे था और ना ही ऊपर था। और इसके बेसमेंट में ना बहुत सारे खजाना लोग जो बोलते हैं वो सब रखा गया था। क्यों? क्योंकि इंडिया में ना मैक्सिमम ये आउटसाइडर्स कंट्री वाले आते थे और सब लूटपाट के लेके जाते थे। कोई भी ना इस मंदिर की तरफ नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि उन लोगों का मानना था कि मंदिर में एक एक्स्ट्रा पावर है, भगवान की पावर है, इसीलिए स्टोन हैंगिंग मोड में है। अदरवाइज कोई भी चीजें हमारे नेचुरल लाइफ में हैंगिंग पोजीशन में नहीं रहती है कि हवा में ऐसे ही लटका। तो इसीलिए मतलब कोई भी आता था इंडिया में, इस मंदिर पे अटैक नहीं होता था, बिकॉज ऑफ लोगों को लगता था समथिंग सुपरनेचुरल या समथिंग नेचुरल, कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इसीलिए इसका फायदा उठाया जाता था। बेसमेंट में बहुत सारा चीजें छुपा के रखा गया था। फिर एक कोई शासक था, मुस्लिम शासक था, एक बार चेक करोगे हिस्ट्री में मिल जाएगा। उसने आया और उसके माइंड में क्या आया नहीं पता, उसने इस मंदिर को तोड़ना स्टार्ट किया। मंदिर के अंदर नहीं गया पहले, उसने बोला कि एक साइड से, जो भी उसके साथ में लोग थे उसको बोला मंदिर को एक साइड से तोड़ना स्टार्ट कर। जैसे वो एक साइड तोड़ते गया ना, एक साइड का जैसे टूटा और इधर से साइड में टूटा तो ये स्टोन अपने से नीचे आ गया। तुम लोगों को पता है स्टोन नीचे क्यों आया था और हैंगिंग पोजीशन में क्यों था? जल्दी। क्योंकि नेट फोर्स थोड़ा ऊपर नीचे। हाँ, क्योंकि पहले से एग्जैक्टली यहाँ पे mg लग रहा था, और ये जो स्टोन था ना, वो स्टोन मैग्नेटिक स्टोन था। ये जो स्टोन था वो कैसा था? मैग्नेटिक स्टोन था। तो इतना हैवी अमाउंट में नीचे भी मैग्नेट डाला गया था और इसको ये भी पूरा मैग्नेटिक था। तो इस मैग्नेट को क्या करता था? रिपेल। ऐसा कुछ कंसेप्ट था वहां कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था और यहाँ पे एग्जैक्टली क्या था? तो यहाँ पे mg लग रहा था। ठीक है, अब नेट फोर्स इनिशियली दोनों क्या था? बैलेंस कंडीशन में था, लेकिन जैसे एक साइड का उसने तोड़ा ना, तो कोई भी mg तो फिक्स ही लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स उसको बैलेंस नहीं कर पाया, तो किधर गिर गया? नीचे। जैसे वो नीचे गिरा, उसको समझ में आया कि इस मंदिर में कुछ एक्स्ट्रा पावर नहीं है। उसने पूरा मंदिर को तोड़ा और बेसमेंट्स में सबसे ज्यादा जो लूट के जाने वाला था, वही बंदा सबसे ज्यादा इंडिया से लूट के लेके गया था। तो ऐसा नहीं है कि मैग्नेट हमेशा ये फॉरेनर लोग, मतलब यूरोपियन कंट्रीज ही सब जो सिखाते हैं वही पहले से आया। देखते हो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये सब यूरोपियन कंट्रीज वाले ही मैक्सिमम बनाए हैं। सो हमारे इंडिया में भी वर्षों से यूज हो रहा था, बट उसका प्रॉपर्ली एक डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया था, मतलब डिस्क्राइब नहीं किया गया था कि यही एक मैग्नेट है। यूज किया था बट इसको डिस्क्राइब कहीं नहीं किया गया था। तो ऐसे करके ना बहुत सारे कंट्रीज में यूज करते होंगे। हमारे इंडिया वाले बहुत तेज थे, पहले से यूज करते थे। अब मैग्नेट की स्टोरी, एक स्टोरी मेरे पास भी है, जैसे बहुत सारी स्टोरी अलग अलग है, वैसे एक स्टोरी मेरे पास है कि एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, नाम उतना तो ध्यान नहीं है मुझे एग्जैक्टली उनका नाम क्या था, मैंने भी कहीं पे रीड किया था उसको। उनका काम क्या होता था ना कि वो स्टडी करते थे, अलग अलग कंट्री में जाके वहां के अबाउट स्टडी करते थे। स्टडी करने के बाद जो भी चीजें उससे रिलेटेड उनको पता चलती थी, बुक लिखते थे और बुक को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जिससे लोगों को पता चल पाए कि अच्छा इस कंट्री में ऐसा ऐसा चीजें हो रहा है। फिर अब एक जगह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए ना, उस टाइम में एरोप्लेन्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो खुद का बोट रखे थे और एक बोट से बड़ी बोट रखा करते थे लोग, एक बोट से मींस उसी में रह के और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाया करते थे। अब इस पूरे प्रोसेस में ना, क्योंकि वो एज अ रिसर्चर काम कर रहे थे, रिसर्च करते थे एंड रिसर्च करने के बाद जाके दूसरे जगह बताते थे। तो जब एज अ रिसर्चर काम करते थे तो अकेले तो कर नहीं सकते, तो उनकी पूरी एक बटालियन होती थी, एक टीम होती थी, उसी टीम के साथ वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाया करते थे। फिर ऐसे ही करते करते अचानक से वो एक कंट्री में गए, उस कंट्री का नाम भी मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, कोई क्रिश्चियन कंट्री था यूरोप में ही। सो जैसे वो दूसरी कंट्री में गए तो अपना बोट जो था वो साइड में लगाए, बोट जो किनारे होती है सी, ओशियन या सी जो भी रहा होगा, उसके साइड में किनारे में लगाए और किनारे में लगा के सभी लोग जाना स्टार्ट किए। जैसे वो
जाना स्टार्ट किए तो जो बीच वाला एरिया होता है ना, किनारे जो समुद्र वगैरह किनारे वाला पोर्शन को दमन बीच है, वैसे वहां पे भी बीच कुछ हुआ करता होगा, जहाँ पे सैंड वाला पार्ट होता है, बालू वाला जो पार्ट होता है। अब वहां पे ना उस सैंड वाले पार्ट में जो बालू वाला एरिया था, वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन्स थे। अब जब ये लोग जाना स्टार्ट किए ना, तो जो भी आसपास स्टोन पड़े हुए थे उसमें से कुछ स्टोन आके उनके शूज में चिपक गए। एग्जैक्टली उस शूज में चिपके क्यों? क्योंकि इन लोगों को ना रेगुलर ट्रैवलिंग करनी होती थी। अब जब ये रेगुलर ट्रैवलिंग मोड में होते थे ना, तो जूता जल्दी से घिस ना जाए, इसके लिए शू के नीचे मेटालिक स्ट्रिप्स लगाते थे। जूता वाला जो नीचे जूता का नीचे पार्ट होता था ना, मेटालिक, उसके नीचे में मेटालिक स्ट्रिप लगाते थे कि जल्दी से घिस भी नहीं जाए, और रास्ते जो होते थे उसमें कंकड़ पत्थर कुछ भी हो सकते थे, तो वो चुभे नहीं कुछ भी अंदर से आके। तो इसके लिए मेटालिक स्ट्रिप्स होते थे। उसी मेटालिक स्ट्रिप में आके वो स्टोन चिपक गए। अब इनके साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ कि एक कुछ स्टोन के टाइप आया और वो आके उससे क्या हो गया, चिपक गया। फिर ये लोग क्या किए, उस स्टोन को निकाल के जूते से फेंके एंड फिर जाना स्टार्ट किए। तो आगे गए तो बालू वाला जो एरिया था वो काफी ज्यादा था, फिर से चिपक गया थोड़े स्टोन्स आके। अब इनको एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि ये स्टोन किस टाइप के स्टोन है जो कि आके शू में चिपक जा रहे हैं। जब इनको नहीं समझ में आया तो इनके जो मेन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला एक काम करो, एक बॉक्स में ना थोड़ी सी स्टोन रख लो, हम कंट्री के अंदर जब जाएंगे तो लोगों से पूछेंगे कि एग्जैक्टली स्टोन है क्या। समझ में आया यहाँ तक बच्चे क्या बोला? हाँ सर। हाँ। सो जब वो कंट्री के अंदर गए, लोगों से मिले, अपनी जो चीजें थी, जो बुक्स वगैरह लिखे थे वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए, अपनी कुछ चीजें थी और लोगों से एक्सपीरियंस शेयर किया, बताया। फिर वहां पे ना जो लोग वहां पे थे उनसे पूछा कि एग्जैक्टली ये स्टोन है क्या। तो लोगों ने पूछा, लोग देख के एकदम शॉक्ड हो गए, आपको कहां से मिला? तो ये बोले हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में वहां पे पड़ा हुआ था। सो वो लोग आ रहे थे तो क्या रास्ते में पड़ा हुआ था, बताए कि वो वहां पे वो समुद्र का जो एरिया था वहां पे हमें मिला। तो वो पूछे कि एग्जैक्टली है क्या जो आप लोग इतना शॉक्ड हो गए। तो लोगों ने बताया कि ये हमारे भगवान है। अब ये सुन के वैसे ही टेंशन में आ गए, वो बोले कि ये हमारे गॉड हैं। एक्चुअली होता क्या था कि पहले के टाइम में ना क्रिश्चियन लोगों का मैक्सिमम कंट्रीज पे कंट्रोल था, खास करके यूरोपियन कंट्रीज में तो उन्हीं लोगों का था। तो वो कैसे क्या करते थे ना कि पहले के टाइम से माना जाता है कि जिसके पास भी थोड़ी पावर आ जाती है ना, एडिशनल पावर जो हमें समझ में ना आए, हम उसको गॉड के कैटेगरी में डाल देते हैं। रियलिस्टिक है, जो भी हमारे अर्थ पे, जैसे राम जी हैं, राम जी एक ह्यूमन फॉर्म में आए थे लेकिन उनके पास एडिशनल पावर थी तो उनको हम गॉड के कैटेगरी में डाल दिए। वैसे ही उस चर्च वालों का क्या मानना था कि ये स्टोन्स ऐसे स्टोन्स है ना जिनके पास अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी है, मतलब एक्स्ट्रा पावर है। तो उस एक्स्ट्रा पावर के गॉड्स है ना, उसको गॉड की कैटेगरी में डाल दिया था। और करते क्या थे, जहां पे भी वो स्टोन्स मिलते थे ना उसको लेके ना वो चर्च में रखवा देते थे। मतलब जिसको भी मिला उसको कंपल्सरी ले जाके चर्च में रखना था, और चर्च में रखने के बाद वैसे ही पूजा वगैरह उसकी होती थी। तो ऐसा वहां लोगों का मानना था कि ये हमारे भगवान है। तो अब ये तो साइंटिस्ट टाइप के आदमी थे, इनको थोड़ी ये रहेगा कि भगवान है। अब इनको टेंशन ये था कि भगवान होते तो जूते में आके क्यों चिपकते। तो ऐसे कुछ इनके माइंड में ख्याल आ रहा था। फिर इन्होंने कुछ बोला नहीं कि ठीक है, हमने भी मान लिया कि आपके भगवान है, कोई बात नहीं। बाद में ना उस चीजों पे रिसर्च करना स्टार्ट किए उसी कंट्री में। तो क्या देखे, उस स्टोन के पास कुछ मटेरियल्स को लेके गए तो देखे ना कि वो स्टोन जो था वो सारे टाइप ऑफ मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं करता था। मतलब देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल जिसको अट्रैक्ट करता था और कुछ को नहीं करता था। अब एक और क्वेश्चन माइंड में आया कि अगर भगवान होते तो सबको अट्रैक्ट करते, एक ऐसा थोड़ी है देख देख के करेंगे, इसको करना है इसको नहीं करना है। तो उनके माइंड में आया कि नहीं, ये शायद ये कोई भगवान वगैरह नहीं है, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ स्टोन विच हैज कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल। मतलब उनको ऐसा लगा कि ये भगवान वगैरह कुछ नहीं हो सकते हैं, ये जस्ट एक काइंड ऑफ स्टोन है, स्टोन का एक अलग टाइप है
which has capability to attract certain kind of material like iron, nickel, cobalt। ये उनको समझ में आया क्योंकि सारे टाइप के मटेरियल को उसने अट्रैक्ट नहीं किया। सो इसी थिंकिंग के साथ जब इन्होंने कंप्लीट अपना रिसर्च पूरा किया तो पता चला सिर्फ वो 3 चीजों को अट्रैक्ट करता था, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, या चौथा खुद मैग्नेट होना चाहिए। तो ये इन चीजों को अट्रैक्ट करता था। अब मैग्नेट पे तो रिपल्सन भी होता था, बाकी चीजों को कुछ भी नहीं करता था। अब ये जब इनको पूरा समझ में आया तो ये घूम घूम के बताना स्टार्ट किए लोगों के, देखो ये जो स्टोन्स हैं ये तुम्हारे भगवान नहीं है, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ स्टोन व्हिच हैज कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल लाइक आयरन, निकेल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। सो लोग तो थोड़े बहुत मानना स्टार्ट किए कि नहीं सच में ये बंदा सही बोल रहा है क्योंकि इतना कुछ रिसर्च वगैरह करके बोल रहे हैं। बट ये बातें ना चर्च वालों को पता चली कि देखो उनको पता चले कि ये कुछ भी हमारे लोगों को भड़का रहा है। तो चर्च वालों ने बुला के इज्जत से समझाया कि देखिए आप थोड़े बहुत जो अच्छा काम किए हैं या कर रहे हैं, किए हैं अच्छी बात है, यहाँ पे मत कीजिए, आप किसी और कंट्री में जाइए और कीजिए, यहाँ पे लोगों को आप मत ऐसा कीजिए। फिर ये तो साइंटिस्ट आदमी थे, इनको तो बस ये थी कि नहीं हम तो पूरा लोगों को बता के रहेंगे कि ये गॉड नहीं है, ये स्टोन है। तो लास्ट में चर्च वालों ने उनको जिंदा ना दीवार में चुनवा दिया था, मतलब दीवार में पैक कर दिया था। सो मरने से पहले उन्होंने एक लेटर लिखी थी, शायद न्यूटन को लिखी थी, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, शायद न्यूटन ही थे। उनको एक लेटर लिखा गया, उन्होंने ही लिखा था और बताया कि मैं इस कंट्री में आया था, इस कंट्री में आने पे ना मुझे ऐसी ऐसी चीजें पता चली, लेकिन लोगों का यहाँ पे गलत मानना है, तो मेरे जाने के बाद ना आप आके यहाँ पे इस कंट्री में आके लोगों को प्रूव करके बताना कि इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ स्टोन, बाकी भगवान वगैरह नहीं है। बाद में वो चले गए, लास्ट में न्यूटन बाबा आए, उनको लेटर मिला तो आए, और न्यूटन बाबा इसलिए उनकी बातों को एक्सेप्ट किया गया क्योंकि वो भी चर्च के एक मेंबर में आते थे, और आके उन्होंने वापस से सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए एंड लास्टली बताया कि एग्जैक्टली ये कोई भगवान नहीं है, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ स्टोन which has capability to attract certain kind of material। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. So इसी स्टोन का सबसे पहला नाम रखा गया लोडस्टोन। मतलब जो हम मैग्नेट सुनते हैं, इसका पहला जो नाम रखा गया था उसी का वही नाम था लोडस्टोन। एक साथ है, मैं अलग अलग ब्रेक करके लिखा। लोड मींस होता था अट्रैक्ट, लोड मींस उस पर्टिकुलर कंट्री में, ये एक लैंग्वेज है जिस उस आइदर लैटिन होगा और नहीं तो ग्रीक वर्ड होगा। सो लोड मींस होता था अट्रैक्ट और स्टोन मींस स्टोन। अब मैं पत्थर तो नहीं लिखने वाला, इसीलिए स्टोन मींस स्टोन। सो ए स्टोन व्हिच हैज कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड लोडस्टोन। सो मैग्नेट जब डिस्कवर हुआ, लोगों को था तो पहले से, लेकिन जब उसके बारे में लोगों को एग्जैक्ट पता चला ना, तब सबसे पहला नाम रखा गया था लोडस्टोन। बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, इसका नाम मॉडिफाइड करके रख दिया मैग्नेटाइट। फिर बाद में और भी साइंटिस्ट लोग आए और इसका नाम चेंज करके रख दिया मैग्नेट। सो आज जो हम जिस नाम से जानते हैं उसका नाम क्या है बच्चे? मैग्नेट। सही है? अरे हाँ। सो स्टार्ट हुआ लोडस्टोन से, लोडस्टोन से मैग्नेटाइट, एंड मैग्नेटाइट से आज हम जिस नाम से जानते हैं उसका नाम है मैग्नेट। डेफिनेशंस की नीड नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट स्टार्टिंग में जब डिस्कवर हुआ था इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, मतलब परमानेंट मैग्नेट था। बाद में टेम्परेरी आया, टेम्परेरी तो ऑलस्टेट के टाइम से आया, उससे पहले हम स्टोन के फॉर्म में मैग्नेट को डिस्कवर कर चुके थे, जिसका यूज होता था मैग्नेटिक कॉम्पास में। वो डायरेक्शन देखने के लिए ना लोग यूज करते थे इसी स्टोन्स को ना एक शेप में डाल देते थे निडल के फॉर्म में। इसमें एक पोल का नाम नॉर्थ दिया गया, दूसरे पोल का नाम साउथ दिया गया। क्यों दिया गया इसके बाद वाले चैप्टर में आएगा। एग्जैक्टली चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में थोड़ा सा डिफरेंस है। चैप्टर नंबर 4 जो है ना मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड या टेम्परेरी मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है, क्योंकि चार्ज जब तक भागेगा तब तक फील्ड है। करंट, चार्ज जब तक भागेगा नहीं, करंट नहीं आएगा। अब करंट आने के लिए चार्ज को भागना जरूरी है, तो चार्ज जब तक भागेगा तब तक फील्ड है। मतलब कौन सा फील्ड है? टेम्परेरी। चार्ज जैसे रेस्ट पे हो गया, फील्ड की वैल्यू 0।
तो इस पूरे चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 4 है, कहीं पे भी परमानेंट मैग्नेट की बात नहीं करेंगे। वो तो मैग्नेट का इंट्रोडक्शन था, इसीलिए मैंने लोडस्टोन से स्टार्ट किया कि मैग्नेट यहां से आया। लेकिन चैप्टर नंबर 4 में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी मैग्नेट की बात करेंगे। 10th में भी था कि मैग्नेट के दो टाइप्स होते हैं, एक टेम्परेरी होते हैं, एक परमानेंट होते हैं। बार मैग्नेट ये सब जो होता है उसको परमानेंट में लेते थे, मैग्नेटिक नीडल को भी परमानेंट में लेते थे, करंट कैरिंग वायर हुआ, सोलेनॉइड हुआ, इस सबको क्या लेते थे, टेम्परेरी मैग्नेट में लेते थे। सो इस पूरे चैप्टर में हम सीखेंगे टेम्परेरी मैग्नेट। जस्ट इसके बाद वाले चैप्टर में जाएंगे ना, तो उसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैटर मतलब किसी सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब वहां चार्ज को भगाने की जरूरत नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसके पास मैग्नेटिक बिहेवियर है तो कैसे है, अगर किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना है तो कैसे करना है, मतलब वो परमानेंट मैग्नेट की बात करेंगे। और वहीं पे बार मैग्नेट आएगा। बार मैग्नेट एक नेचुरल मैग्नेट नहीं है, लोडस्टोन एक नेचुरल मैग्नेट है जो नेचुरली मैग्नेटाइज हुआ, लेकिन बार मैग्नेट हम खुद से बनाते हैं। बार मैग्नेट, हॉर्सो मैग्नेट, ये सब जो होते हैं ये हम खुद से बनाते हैं। तो उसको कैसे मैग्नेटाइज कर सकते हैं, वो एक मैटर है, एक सब्सटेंस है जिसको हम मैग्नेटाइज करके उसमें मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी को भर देते हैं। तो ये सब जो भी परमानेंट वाली बात आएगी ना, वो 5th चैप्टर में आएगी, इसीलिए उसका नाम रखा गया है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मतलब मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्या है और किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कैसे करते हैं, ये सब चीजें हम 5th में सीखेंगे। सो चैप्टर नंबर 4 और 5 डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेरी एंड परमानेंट। 4 में सिर्फ टेम्परेरी की बात करेंगे एंड 5th में परमानेंट मैग्नेट की बात करेंगे। ठीक है बच्चे? सो स्टार्ट किया जाए टेम्परेरी मैग्नेट। पक्का? तो चलो टेम्परेरी मैग्नेट स्टार्ट करते हैं। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। और टेम्परेरी मैग्नेट कहां से स्टार्ट हुआ था? तो ऑर्स्टेड बाबा से सबसे पहले उन्हीं से स्टार्ट हुआ था, बाद में उस चीजों को देखा गया था। अब सुनो, ऑर्स्टेड ने बहुत सिंपल सी चीजें बताई थी। जैसे कंडक्टर में करंट जाता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो बनाता ही होगा, वो फोर्स लगाता था मैग्नेटिक नीडल को। मतलब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव करता है जस्ट लाइक अ टेम्परेरी मैग्नेट, मींस जस्ट लाइक अ मैग्नेट। ना उन्होंने मैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन किया, ना उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया, ना उन्होंने मैग्नेटिक डाइपोल को डिफाइन किया, कुछ नहीं डिफाइन किया। उन्होंने सिर्फ बताया कि whenever current flows inside the conductor, it behaves like a magnet and it produces magnetic field around it। बस इतना ही उन्होंने बताया था। बाकी अलग अलग साइंटिस्ट लोग आके उसके फील्ड की वैल्यू को, उसके फोर्स की वैल्यू को, उसके डाइपोल की वैल्यू को, टॉर्क की वैल्यू को, सबको डिफाइन किए। चैप्टर नंबर 4 और 1 ऑलमोस्ट सेम जाएगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक बिहेवियर देखते थे और यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर देखेंगे। वहां पे भी टॉर्क था, यहाँ पे भी टॉर्क, वहां पे भी डाइपोल था, यहाँ पे भी डाइपोल, मैक्सिमम चीजें सेम आएगी। ठीक है बच्चे? हाँ, तो चलो अब चैप्टर थोड़ा अच्छे से स्टार्ट किया जाए, बहुत प्रवचन हो गया। स्टार्ट करते हैं 3 चीजों से। हम टेम्परेरी की बात कर रहे हैं तो चार्ज से ही लेके चलेंगे। ये चार्ज के 3 कंडीशन मैंने दिखा है, Q, Q एंड Q। शायद मैं, हो सकता है कि पहले चैप्टर में सिखाया भी होगा। अगर चार्ज रेस्ट में है, मतलब स्पीड अगर 0 है, तो अपने अराउंड एक फील्ड बनाएगा, दैट फील्ड इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? सो उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। अगर वो चार्ज की स्पीड नॉट इक्वल टू 0 है, अब नॉट इक्वल टू 0 में 2 कंडीशन आ जाता है, या तो इस कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और नहीं तो वेरिएबल स्पीड से जा रहा है। सो 2 टाइप इसका हो गया। अगर कांस्टेंट स्पीड से आया तो स्पीड को जाने दो, अगर चार्ज है तो 100% कौन सा फील्ड बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें तो डाउट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे मोशन में आया, तुरंत एक और प्रॉपर्टी उसमें डेवलप हुई, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कोई भी स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकता है,
उसको भागना पड़ेगा, भागने एक और से वहां पे जो फील्ड जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा, अगर वो स्पीड वेरिएबल है मतलब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इस केस में एक्सेलरेशन क्या है बच्चे, जीरो है। अब हम सबको पता है कि कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या रेडिएट करता है, एनर्जी। सो रेडिएटेड एनर्जी सबको पता है। अपना जो रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ था, उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते रहता है, अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है इसका मतलब सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। अब एक्सेलरेशन आ गया तो 100% चार्ज अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। जब एनर्जी रेडिएट करेगा, रेडिएट मतलब क्या, एनर्जी कम होना चाहे तो उसका पाथ कैसा हो जाना चाहिए, स्पाइरल, बट ऐसा होता नहीं है, इसीलिए फेल हो गया था। बाद में बोर बाबा आके बोर्स मॉडल एक दिया था जिसमें उस चीजों को करेक्ट किया था कुछ पोस्टुलेट्स लेके, ठीक है, ठीक है। यस सर। सो ये हो गया 3 कंडीशन। रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में है तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, और एक्सेलरेट कर रहा है तो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। क्वेश्चन ये कि कंडक्टर तो थर्ड चैप्टर में भी था, कंडक्टर भी था, करंट भी था, वहां मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने बात नहीं किया था। क्यों, क्योंकि हम पहले करंट तो देख लें, करंट एक बार सीख जाते उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सो इससे पहले कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूं तो टॉपिक पहले मैं सिखाने वाला हूं फोर्स को। याद करो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पहले फील्ड को नहीं सीखा था, पहले किसको सीखा था, फोर्स को, बाद में सीखा था फील्ड को। तो सीक्वेंस सबका अलग अलग, एनसीईआरटी में देखोगे ना, पहले फील्ड को सिखाया बाद में फोर्स को सिखाया। मैं पहले फोर्स को सिखाता हूं बाद में फील्ड को सिखाता हूं। तो फील्ड के लिए आपको बस इतना चीजें ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी, कंपल्सरी कैपिटल बी, स्मॉल बी नहीं लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट जो होता है वो टेस्ला होता है, और कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसका सीजीएस यूनिट गॉस होता है, GAUSS गॉस होता है। और क्या बचा, वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर, कॉमन सेंस से फील्ड है तो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरा एक और चीज सीखना है क्योंकि ये 3D चैप्टर है, फिर से मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना। चैप्टर नंबर 4 जैसे एग्जाम आता है ना सीबीएसई का, 1-2 महीना पहले अगर किसी कोई भी बोलता है ना कि सर चैप्टर नंबर 4 ये नहीं आ रहा है, मतलब मैं भूल गया हूं, तो मैं एक ही वर्डिंग बताता हूं, उसको छोड़ देना। अगर उसके चक्कर में पड़े तो या तो फेल हो जाओगे, नहीं तो बहुत सारा मार्क्स कम हो जाएगा। मतलब ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे आप देख लिए और कर लिए, ये पूरा का पूरा सबसे पहले इसमें 3D एजम्पशंस है, तो आपका माइंड चलना चाहिए। जैसे फॉर 11 में क्या रोटेशन था, तो रोटेशन में बहुत सारे टॉपिक्स 3D में आते थे यहाँ पे भी मैक्सिमम टॉपिक 3D में आता है, तो आपका विजुअलाइजेशन होना चाहिए। और बहुत सारे एक एक पार्ट मैथमेटिकल वगैरह है ना, तो वो रिलेट एक एक के साथ होते जाएगा, तो आप मजाक में नहीं ले सकते। अगर जरा भी मजाक किए तो ये चैप्टर छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, डायरेक्शन जो भी मैं सिखाऊंगा ना वो घर पे तुम प्रैक्टिस करना कि डायरेक्शन, क्योंकि भूल जाओगे बाद में। जब भूल जाओगे ना तो लगता है कि पता नहीं इतने सारे रूल हैं, कब किस में कौन सा यूज होगा, तो ध्यान रखना डायरेक्शंस के लिए। सब इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंपल था, प्लस प्लस को रिपेल कर रहा है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है, कोई टेंशन ही नहीं। यहाँ पे बहुत सारे टेंशंस होंगे, इसीलिए डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ पहले से इस चैप्टर में रेडी रहना है। इस पूरे सेगमेंट का मतलब फर्स्ट पार्ट का ये सबसे बड़ा चैप्टर है। इसके बाद जो भी चैप्टर्स रहेंगे, पहले 4 बड़े थे, बाकी के 4 बहुत ही छोटे हैं, मतलब जल्दी खत्म हो जाएंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चला, बी से डिनोट करते हैं, एसआई यूनिट टेस्ला होता है, सीजीएस यूनिट गॉस होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्रॉस मतलब इनवर्ड होता है, क्रॉस मतलब इनवर्ड, और डॉट जब भी दिया जाएगा वो आउटवर्ड होगा। मतलब ये हमारा बोर्ड 2D में है, या तुम्हारा नोटबुक भी 2D में है, बट हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशन जाने वाला वो 3D में जाएगा। तो तीसरा एक्सिस कैसे दिखाओगे, तो तीसरे एक्सिस के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस एंड डॉट यूज करते हैं। क्रॉस मतलब इनवर्ड, इनवर्ड मतलब निगेटिव जेड एक्सिस, और डॉट मतलब आउटवर्ड, और आउटवर्ड का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव जेड एक्सिस। पता चला?
अरे पता चला। Yes, sir. सो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इतना समझ गए, बाकी का बाद में डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। नाउ हेडिंग देते हैं। टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है, रिकनेक्ट करो जल्दी। लॉरेंस फोर्स। क्वेश्चन है लॉरेंस फोर्स क्यों बोला? क्योंकि इसको डिफाइन किसने किया था? लॉरेंस ने। इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स था ना Q1 Q2 by r², नाम इलेक्ट्रिक फोर्स रखा था, दूसरा नाम क्या रखा था? कोलंबियन फोर्स, क्योंकि कूलम्ब ने डिफाइन किया था। तो यहाँ पे किसने डिफाइन किया था? तो यहाँ पे लॉरेंस ने डिफाइन किया था। तो कई बार इसका नाम लॉरेंस फोर्स रखते हैं और कई बार इसका नाम क्या रखते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। जैसे कि हमने देखा कि यहां पे कंडक्टर ले लिया जिसमें करंट फ्लो करा दिया, क्या बन गया ये? तो आंसर है मैग्नेट। जैसे कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ, क्या बन गया ये? मैग्नेट। अब इसके बाजू में एक चार्ज पार्टिकल को रखा, क्या रखा? चार्ज पार्टिकल को। तो इसके कोण से कोई भी फोर्स यहां पे नहीं लगा। ध्यान से सुनना, इसके कोण से यहां पे कोई भी फोर्स नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये बन गया है एक मैग्नेट। ध्यान से सुनना, ये बन गया है एक मैग्नेट। और मैग्नेट किस पे फोर्स लगाता है? तो या तो आयरन होना चाहिए, निकल होना चाहिए, कोबाल्ट होना चाहिए, या खुद क्या होना चाहिए? मैग्नेट। और ये चार्ज कैसा है? रुका हुआ। इसका मतलब ये मैग्नेट नहीं है, जस्ट एक क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसके पास चार्ज की प्रॉपर्टी है। अब यही चार्ज जैसे इसको मूव करा दिया विद सर्टेन वेलोसिटी v, इसी चार्ज पार्टिकल q को किसी सर्टेन वेलोसिटी v से जैसे मूव कराया, तो देखा इसका डिफ्लेक्शन हुआ। मतलब किसी एक साइड क्या हो सकता है? ये डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो इसका क्या हुआ बच्चा? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ फोर्स। डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ फोर्स। तो वही चीजें इन्होंने बताया लॉरेंस ने। तो सबसे पहले ये पार्ट ए किसका माइक ऑन है? ऑफ करो। सो यहां पे देख रहे हैं ए पार्ट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। इसके बाद देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए कंडक्टर। मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगाता है। सो अभी देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स किस पे? चार्ज पार्टिकल पे। और बाद में किस पे देखेंगे? करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तो ये ए पार्ट है, बाद में बी पार्ट सिखाऊंगा मैं। सो इन्होंने देख के बताया कि जब भी ये कंडक्टर में जैसे करंट है, तो ये क्या बन गया है? मैग्नेट की तरह, और अपने अराउंड क्या बनाया? मैग्नेटिक फील्ड। whenever a charge is moving with certain velocity inside the magnetic field, then it experiences a force. That force is called magnetic force or Lorentz force. इसी को अगर दूसरे वे में समझाएं तो लेफ्ट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, क्रॉस बना दिया, इसका मतलब इनवर्ड है। अब कुछ भी हो सकता है, इनवर्ड आउटवर्ड कैसे भी हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल लिया, दिख रहा है क्या? कंडक्टर ने क्या शो किया? मैग्नेटिक फील्ड। उसी मैग्नेटिक फील्ड को मैंने ले लिया B। इसी मैग्नेटिक फील्ड जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने लिया है ना, उसका सिर्फ इतना काम है कि उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया। इनवर्ड आउटवर्ड कैसे भी हो सकता है, उसको मैंने इनवर्ड दिखा दिया, नाम क्या दे दिया? B। इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है, उसको किसी वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट किया, किसी वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट किया, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा बच्चे? फोर्स। अब क्वेश्चन है कि वो फोर्स की वैल्यू क्या हो। इधर वाला रब करूं क्या? हाँ ठीक है। तो उन्होंने बताया, क्या बताया देखो, whenever a charge particle Q is projected inside magnetic field, B with certain
with certain velocity v, with certain velocity v, then it experience a force, then it experience a force comma called, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंस फोर्स। दिस मैग्नेटिक फोर्स, F फॉर फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक, F भी लिख सकते थे, मैंने थोड़ा अच्छा लगे इसके लिए FN डाल दिया है। That magnetic force is directly proportional to charge, उसने देखा that magnetic force is directly proportional to charge, मतलब चार्ज की वैल्यू जब बढ़ाया ना सेम फॉर द सेम फील्ड, तो देखा फोर्स ज्यादा लगा, मतलब डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ, डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ इसका मतलब फोर्स क्या लगा होगा, ज्यादा। अगेन चेक किया, ये एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंटल डेटा से ये किया गया है। अगेन पता चला that magnetic force is directly proportional to velocity of the charged particle, जितनी उसकी स्पीड वेलोसिटी जितनी ज्यादा थी, फोर्स की वैल्यू क्या हुई, उतनी ज्यादा हुई। एंड थर्ड वन देखा उसने बाय एक्सपेरिमेंट कि that magnetic force is directly proportional to magnetic field, सही है, जितना ज्यादा फील्ड रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, फोर्स रहेगा, सही है। सो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, V। अगेन पता चला, अगेन द मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, sin थीटा। क्वेश्चन है थीटा का क्या लॉजिक है, तो थीटा कितने एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इस थीटा के बारे में हम बात करेंगे बहुत सारा, बट ये थीटा पे डिपेंड किया। क्वेश्चन है sin थीटा क्यों, क्योंकि देखा गया तो मैक्सिमम फोर्स तब लग रहा था जब ये चार्ज पार्टिकल फील्ड से परपेंडिकुलर भेजा जा रहा है। यहां पे चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और चार्ज पार्टिकल को y एक्सिस पे भेजा है, बताओ दोनों के बीच का एंगल, बोलो फिर से, ये वाला बोलो, क्या डाउट है इसमें, बच्ची बोलो क्या डाउट है, हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है, बोलो क्या डाउट है। सर तो फर्स्ट वाले डायग्राम में करंट और मतलब इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड वाले डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड। अरे पहले सुनना था ना अच्छे से, ये जैसे कंडक्टर में करंट जाएगा अपने राउंड क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी बात ही नहीं करेंगे, बाद में कंबाइन करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोचना ही नहीं है, हम मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पहले सीखेंगे, बाद में दोनों को कंबाइन कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कंबाइन करेंगे। ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड भी है शो कर रहा है, वही मैंने दिखाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही नहीं किया है। क्या बोला, पता चला? हाँ, तो हम सिर्फ यहाँ मैग्नेटिक बिहेवियर देख रहे हैं, बाद में कंबाइन करेंगे। तो लॉरेंस फोर्स जो है ना, कंबाइन जब आता है तो Q into E plus QVB sin थीटा कुछ होता है, तो बाद में दोनों कंबाइन करके सिखाएंगे। अभी सिर्फ इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक फोर्स क्या लगा वही सब देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सो हुआ ये कि चेक किया, एंगल पे भी डिपेंड कर रहा था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से किसी परपेंडिकुलर पे भेज रहा है तो कुछ और फोर्स लग रहा है, पैरेलल भेज रहा है तो कुछ और फोर्स लग रहा है, किसी और एंगल पे भेज रहा है तो कुछ और फोर्स लग रहा है। तो वहां पे देखा साइन के साथ जा रहा है कि कॉस के साथ, तो पता चला किसके साथ जा रहा था, वो साइन के साथ। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता चला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन थीटा। जैसे कंबाइन किया तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB sin थीटा, जैसे इक्वल टू किया तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K हुआ, बट उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू थी 1, सो आंसर आ गया QVB sin थीटा। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, QVB sin थीटा। देख के पता चल रहा था, कितने कितने टर्म थे, 3, QVB एक साथ रख दो, और दूसरा क्या था, sin थीटा। अब चेक करो, जैसे sin थीटा देखा ना वैसे यहाँ स्ट्राइक हुआ, अच्छा sin थीटा, एक AB sin थीटा के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB cos sin थीटा किसकी वैल्यू होती है, A क्रॉस B, A क्रॉस B। तो क्वेश्चन ये है कि किसको क्रॉस प्रोडक्ट करें, Q का V के साथ या Q का B के साथ या V का B के साथ, तो कॉमन सा प्रोडक्ट किसका होता है, तो वेक्टर का, तो Q तो स्केलर होता है ना, तो क्या लिखे, इसी को जब वेक्टर फॉर्म में लिखा गया
तो Q स्केलर था और V क्रॉस, यहाँ पे VB sin थीटा की जगह लिखा गया V क्रॉस V। क्वेश्चन है B क्रॉस V क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उससे डायरेक्शन उल्टा हो जा रहा था, इसीलिए क्या लिखा V क्रॉस V। सो ये बताओ एंगल किसके बीच का है, ये थीटा किसके बीच का एंगल है, जल्दी बताओ। V और B के बीच का एंगल। अब सुनो, अगर वेक्टर के फॉर्म में तुमको यूज करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना। पहले लिख देता हूं थोड़ा, वेयर थीटा इधर का हो गया क्या बच्चे? हाँ, सो लिख देता हूं, सो हाँ, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या रहेगा, थीटा। अगर मैग्नीट्यूड दिया है तो तुम ये मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। अगर तुमको वेक्टर के फॉर्म में ही दिया है और तुमको दोनों एक साथ चाहिए तो ये यूज करना। मैग्नीट्यूड के फॉर्म में QVB sin थीटा एंड वेक्टर के फॉर्म में QV क्रॉस P। जैसे कूलम्ब्स लॉ, K Q1 Q2 by R स्क्वायर स्केलर फॉर्म, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, K Q1 Q2 by RQ into वेक्टर R, वो क्या हो जाता था, वेक्टर फॉर्म। कब कैसे यूज करना है थोड़ा देखते हैं। यहां तक समझ में आया सबको? हाँ, तो थोड़ा अभी थीटा आया, जब थीटा आया तो कुछ तो केसेस हो सकते हैं, तो इसके अलग अलग केस बन गए बच्चे। केस 1 ले लेते हैं। केस 1, जब थीटा की वैल्यू जीरो कब होगी? सो V और B के बीच का एंगल जब दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो 0। सो थीटा इक्वल टू 0 पे सबसे पहले देखते हैं कब होगा। तो लेट ये मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस के अलॉन्ग है। मैग्नेटिक फील्ड किसके अलॉन्ग है बच्चे? x एक्सिस के अलॉन्ग। एंड देयर इज अ चार्ज पार्टिकल व्हिच इज प्रोजेक्टेड विद सर्टेन वेलोसिटी along the direction of magnetic field। बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0। जैसे इस केस में फोर्स देखा ना बच्चे, तो इसका कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ। जैसे इसको प्रोजेक्ट किया ना तो पता चला बिल्कुल इज्जत से ये सीधा सीधा जाते रहा। अगर सीधा सीधा जाते रहा इसका मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी थी? 0। सीधा सीधा जाते रहा इसका मतलब फोर्स की वैल्यू 0 हो गई। 0 क्यों हुई? क्योंकि QVB sin थीटा की वैल्यू कितना था बच्चे? 0। एंड sin 0 क्या होता है? 0। सो अगर कोई चार्ज पार्टिकल along the direction of magnetic field प्रोजेक्ट हुआ तो उस पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। एनी डाउट? केस 2 में थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ले लिया। अच्छा, इसी में 180 दिखा देते हैं, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। 180 कब होता? जब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट कर देते विद सर्टेन वेलोसिटी v। सो फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना? 180। उस केस में भी वैल्यू क्या होगी? 0। Fm इक्वल टू QVB sin 180। sin 180 की वैल्यू क्या होती है? 0। सो इस दोनों केस में अपने को ध्यान रखना है कि जब भी फील्ड के अलावा कोई भागे तो फोर्स की वैल्यू उस टाइम में क्या हो जाती है? 0। सेकेंड वन, व्हेन थीटा इक्वल टू ले लिया 90 डिग्री। 90 डिग्री लेने से क्या हुआ, कैसे होगा तो चेक करो। या तो फील्ड का वैल्यू इधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर है, और चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा है विथ वेलोसिटी v। इसी को ऐसे भी दिखा सकते थे बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज पार्टिकल को हमने ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया है विथ वेलोसिटी v। ये दोनों केस सेम है। दोनों केस क्या है बच्चे? सेम है। ये ऐसे दिखाया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड y के अलॉन्ग है और चार्ज पार्टिकल x के अलॉन्ग है। इसमें दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड z के अलॉन्ग है, नेगेटिव z के अलॉन्ग, और चार्ज किधर जा रहा है? ऊपर, मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग। इन दैट बोथ केस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0। इस टाइम में जब चेक किया गया तो जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू थी QVB sin थीटा की वैल्यू कितनी? 90 sin 91। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? QVB। अब बताओ किसमें मैक्सिमम? तो आंसर है जब 90 रहे तब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चे? मैक्सिमम।
और इस केस में क्या हो जाती है फिर मिनिमम। अभी तक सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था, कहीं डायरेक्शन की बात नहीं किया, मैग्नीट्यूड निकालने में सिखा रहा। इधर का रब करो बच्चे। सो ठीक है, अब चेक करते हैं थोड़ा सा और। अगर वेलोसिटी जीरो कर दिया तो जीरो, सिंपल। फोर्थ केस, इफ वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, तो जब वेलोसिटी जीरो कर दिए तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चे? जीरो। यस और नो? क्वेश्चन ये है कि अगर ना जीरो भेजा ना 90 डिग्री से भेजा, किसी और एंगल से भेज दिया तब क्या? तो चेक करो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, किधर है? तो आंसर है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। एक चार्ज पार्टिकल को यहां पे रखा, चार्ज क्यू है, किसी वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट किया विद एंगल थीटा फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया मैग्नेटिक फील्ड से किसी थीटा एंगल पे। तो सोचो, डायरेक्ट अगर हमें लिखना हो तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है कि नहीं पता है पहले से? बोलो, पता है। क्या फॉर्मूला पता है? QVB। देखा B और B के एंगल कितना है बच्चे? थीटा। तो क्या लिख दिया? साइन थीटा। किसी को डाउट नहीं है ना? लेकिन अगर इसी को सोचो कि अगर हम ब्रेक कर दे दो पार्ट में, तभी मैं करके दिखाता हूं, चेक करो। अगर इस वेलोसिटी को दो पार्ट में ब्रेक कर दिए तो ये हो गया v cos थीटा, ये हो गया v sin थीटा। इसको बोलेंगे v पैरेलल। पैरेलल मतलब रेफरेंस मैग्नेटिक फील्ड से देखते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग वाला कंपोनेंट हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। सही है? सो इस केस में भी करेंगे तो चेक करो, फोर्स जब वेलोसिटी दो हो गया तो फोर्स भी कितना लगेगा? दो। तो फोर्स पैरेलल वाले कंपोनेंट के लिए निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? QVB sin थीटा। बट फोर्स पैरेलल वाला तो वेलोसिटी भी कौन सा बच्चे? पैरेलल वाला। Q पैरेलल वाली वेलोसिटी कितनी है? V cos थीटा इनटू B। थीटा की वैल्यू बताओ जल्दी। जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि ये पैरेलल वाला भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। क्या पूरी वैल्यू जीरो आ गई? अगर परपेंडिकुलर वाला देखें तो Q इंटू V परपेंडिकुलर इंटू B sin थीटा। Q V परपेंडिकुलर की वैल्यू है V sin थीटा इंटू B, और थीटा एग्जैक्टली V परपेंडिकुलर और B के बीच का एंगल कितना है? 90। तो आंसर क्या आ गया? QVB sin 90। अब दो फोर्स, एक फोर्स पैरेलल और एक फोर्स परपेंडिकुलर। पैरेलल जीरो है और परपेंडिकुलर इतना है, तो नेट फोर्स की वैल्यू इसी के इक्वल टू होगी। कितना आ गया? QVB sin थीटा। आया कि नहीं आया बच्चे? तो इस पूरे में मैं ये सिखाना चाहा कि तुम किसी भी एंगल से भेजो, फोर्स जो लगता है वो परपेंडिकुलर वाले पे ही लगता है, पैरेलल वाले पे क्या लगता है? जीरो। इसीलिए उसकी वैल्यू इतनी आई तो हमने रख दिया। तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हमें ध्यान में रखना है कि जो नेट फोर्स लगता है वो सिर्फ परपेंडिकुलर पे ही लगता है, पैरेलल वाले पे कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है? ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मैग्नीट्यूड के बारे में सीख गए। हाँ, अब थोड़ा डायरेक्शन के अबाउट आते हैं कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो, मैग्नेट में ना बहुत सारे बुक में भी जब देखोगे ना तो बहुत सारे रूल्स हैं। याद करो, थोड़ा धुंधला धुंधला था। मैक्सवेल राइट हैंड रूल 10th में था। ये ऐसे रखते थे, ऐसे घुमाते थे, सही है? या ऐसे घुमा के ऐसे देखते थे। दूसरा रूल था वो फ्लेमिंग वाला, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड, ऐसे ही था ना? ठीक है, हम ऐसा कोई भी रूल यूज नहीं करेंगे। ठीक है? लेफ्ट हैंड फिंगर रूल, राइट हैंड फिंगर रूल, कोई भी रूल यूज नहीं करेंगे। हम सिर्फ राइट हैंड रूल यूज करेंगे, कोई लेफ्ट हैंड की बात नहीं होगी, और फिंगर रूल बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। क्या बोला, पता चला? क्योंकि बहुत सारे मॉडिफिकेशंस के बाद होता क्या है ना, इतने सारे रूल में कंफ्यूजन बहुत होता है। सो बेटर है एक ही रूल रखो ना, थोड़ा उसी को इधर उधर करके सिखा दो।
तो वही रूल हम बच्चा यहाँ सीखेंगे। रब करो इधर वाला। हाँ, तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। सो टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। एम डॉट एफ कहीं पे भी मैं लिखा तो मैग्नेटिक फील्ड मत पढ़ना हो, मैग्नेटिक फोर्स ही मैं लिखूंगा। तो कैसे, ध्यान से लिखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है। एग्जांपल से समझते हैं। अगर ये ऐसे लिखा है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फील्ड है, बीच में नहीं भी लिखा है तो समझ में आना चाहिए यहाँ फील्ड है, यहाँ फील्ड है तो बीच में होगा ही होगा। इस फील्ड की वैल्यू ले लिया बी, मैग्नीट्यूड नहीं देख रहे हम, डायरेक्शन देख रहे हैं। एक चार्ज पार्टिकल क्यू को जो कि पॉजिटिव है किसी वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट किया। कैसे डायरेक्शन निकालना है सुनो, सबको दिख रहा है क्या बच्चे? तो ये दो केस मैं ले रहा हूं, एक में मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और एक में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और दोनों में एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है विथ वेलोसिटी v। सब राइट हैंड निकालो अपना जल्दी। मेरा प्लेन ऐसे है, तुम्हारा प्लेन नीचे होगा, या बोर्ड को ही देख के इमेजिन कर रहे हो तो अच्छी बात है, बोर्ड को ही देख के इमेजिन करो। सब कैसे ये करना है देखो, ये पाम होता है, सबको पता है ना? अरे पता ही होगा। प्लेस योर पाम इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देखा फील्ड अंदर है कि बाहर है, तो इसमें अंदर है तो ऐसे और इसमें बाहर है तो ऐसे, सही है? हाँ, place your palm in the direction of field such that your fingers, ये एक फिंगर नहीं पूरे fingers, your fingers will be in direction of velocity of charge particle. So such that your fingers are in the direction of velocity of the charge particle. अंदर रखा, देखा फिंगर किधर जाना चाहिए, वेलोसिटी ऊपर है तो हमने भी किधर रखा, ऊपर, सही है? रहा ना? हम किधर इंडिकेट किया, लेफ्ट हैंड साइड, आया ना? तो थंब बता दिया फोर्स का डायरेक्शन। सो थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इसका मतलब डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड होगा। कैसे किया पता चला? प्लेस योर राइट हैंड palm in the direction of magnetic field such that your fingers are in the direction of velocity of the charged particle. Then thumb indicates direction of magnetic force. इस केस में चेक करो, फील्ड है बाहर, so place your palm in the direction of field such that your fingers are in the direction of direction of velocity. Then thumb indicates direction of magnetic force. तो यहाँ पे फोर्स किधर लगा, इधर, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा बच्चे, इधर होगा। किसी को डाउट आया? आप स्टेटमेंट इसलिए लिखो क्योंकि तुम बाद में भूल जाओगे कि एग्जैक्टली ये अरेंज कैसे करना है, इसीलिए स्टेटमेंट लिख दो। स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, पूछेंगे नहीं, क्वेश्चन में यूज होगा सब। प्लेस योर राइट हैंड palm in the direction of magnetic field such that fingers are in direction of velocity of charge particle, then thumb indicates डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, सही है? इस रूल का नाम रखना, यहां पे डाल देना राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। इस रूल का नाम हमने दिया राइट हैंड पाम रूल। यहां तक डाउट है बच्चे? चलो फटाफट थोड़ा बताना मेरे को डायरेक्शन बताओ, इसका डिफ्लेक्शन किधर होगा?
जल्दी किधर वाई एक्सिस के अलॉन्ग पॉजिटिव की नेगेटिव तो आंसर है पॉजिटिव सही है कैसे किया तो सिंपल मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग पाम रख दिया देखा वेलोसिटी तो इधर है ना सही है तो देखा थंब किधर गया ऊपर एक और एग्जांपल ले लेते हैं ये डॉट डॉट है और एक चार्ज पार्टिकल लो ऊपर से नीचे प्रोजेक्ट कर दिया विथ वेलोसिटी v हाँ हाँ ठीक है सिंपल फील्ड किधर है बाहर फील्ड किधर है बाहर तो पाम बाहर ये नीचे तो किधर गया इस साइड सो दिस वन इज मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स सही है इधर का रब करो इधर का सो नोट करके लिखना है NOT नोट नोट डायरेक्शन ऑफ magnetic force for negative charge particle is opposite of positive charge particle बहुत सिंपल सा ही है कि नेगेटिव देखो कहीं पे भी मैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नहीं लिया था सब जगह कैसा लिया था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्वेश्चन नेगेटिव भी तो हो सकता है जरूरी है चार्ज की वैल्यू 10 कूलम दे चार्ज की वैल्यू -10 कूलम भी दे सकता है तो उस टाइम में क्या सेम डायरेक्शन होगा आंसर नहीं जस्ट उल्टा होगा मतलब पॉजिटिव के लिए रूल तो तुमको आता ही है ना माइनस है तो उल्टा कर दो फिर तो क्या करना है सपोज ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये Q की वैल्यू क्या है माइनस है एग्जाम्पल देख रहे हैं तो क्या होगा पॉजिटिव के लिए देख लो पॉजिटिव के लिए किधर होता तो पॉजिटिव के लिए इधर होता तो नेगेटिव के लिए किधर हो जाएगा तो जस्ट उसके उल्टा हो जाएगा मतलब इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी नेगेटिव का होगा ना वो पॉजिटिव वाले से क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा हो जाएगा आया कि नहीं आया सो दो तुम्हारे पास ऑप्शन है तुम्हारे पास दो ऑप्शन है या तो मैग्नीट्यूड QVV sin थीटा से निकालो और डायरेक्शन इस वाले से निकालो या डायरेक्ट Q into V क्रॉस B यूज कर लो तो उसमें दोनों एक साथ निकल जाएंगे चेक करो ये क्वेश्चंस करते हैं जल्दी थोड़ा क्योंकि टाइम कम है वो सोनू बाबा आगे चिल्लाएंगे बायो क्लास मैथ्स की क्लास है तो चलो एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू 5 टेस्ला है जिसकी वैल्यू 5 टेस्ला है एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है हाँ एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है जिसको किसी वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट किया गया वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया मतलब मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए तो इसका दो वे है बच्चे पहला वे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लो Q VB sin थीटा Q मतलब 1.6 into 10⁻⁻⁹ V मतलब 10 और B मतलब 5 sin 90 थीटा की वैल्यू कितनी दिख रही है 90 मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और ये ऊपर है आया ना तो बोलो मल्टीप्लाई कर दो फिर 16 बचे कितना हो जाएगा 80 मतलब 8 into 10⁻⁻18 न्यूटन यस और नो डायरेक्शन निकाल लो तो डायरेक्शन फील्ड किधर है अंदर वेलोसिटी किधर है ऊपर मतलब इधर बट नेगेटिव है तो उल्टा तो डायरेक्शन क्या हो गया इधर दिखा दो या साथ में क्या लिख दो आई कैप साथ में क्या लिख दिया आई कैप आया ना ऑल्टरनेट मेथड कैसे यूज करेंगे डायरेक्ट वेक्टर के फॉर्म में ही यूज कर लो पूरा वैसे ये बहुत कम मैं यूज करता हूँ रेयरली मैक्सिमम में यही यूज करता हूँ Q की वैल्यू -1.6 क्यों पूरे नेचर के साथ तुम डाल रहे हो तो Q की वैल्यू -1.6 into 10⁻⁻19 V की वैल्यू क्या लिखेंगे 10 into j कैप लिखेंगे ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड क्या है तो -5 into k कैप
माइनस क्यों? तो आंसर है निगेटिव ऑफ z एक्सिस है। तो चेक करो, ये माइनस को बाहर भेज दो, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो माइनस को बाहर भेजा तो माइनस माइनस प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ मैग्नीट्यूड 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50, और j क्रॉस के क्या होता है बच्चे i कैप, हाँ या ना? अरे बोलो, तो आंसर कितना हो गया? तो 8 इंटू 10⁻⁻18 i कैप न्यूटन। तो इसमें कोई भी राइट हैंड पाम रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या बोला, पता चला? अरे हाँ या ना? सो मैग्नीट्यूड अलग, डायरेक्शन अलग भी सीख सकते हो, दोनों को एक साथ भी सीख सकते हो। 99% केसेज में मैं यही यूज करता हूँ, ठीक है, तुमको भी आदत लगा देगा। तो आगे पे समाप्त करते हैं क्योंकि सोनू सर चिल्लाएंगे अभी। हाँ बोलो।